मुझे भी ये लगता है एज अ पाकिस्तानी कि आप आर्मी के बंदे हैं। टाउट तो वो होगा ना जब एक सिटिंग जर्नैल को बैठ के कह रहा है कि वाह जमहूरी है ये जर्नैल, बड़ा सुलझा हुआ है, जनरल बाजवा में बहुत ठहराव है। आर्मी चीफ और आईएसआई चीफ के खिलाफ बात करना तो गद्दारी है। उन्हें तो पूरा पाकिस्तान मान रहा है कि वो जर्नैलों की गोद में बैठ गए। मैंने तो 20 साल में किसी जर्नैल के हक में या एस्टेब्लिशमेंट के हक में ना कोई बात की है ना लिखी है, निकाल के ले आए मेरी गर्दन उतार। जिस जमाने में तहरीके इंसाफ जो है वो इख्तिदार में थी, इमरान खान साहब इख्तिदार में थे, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो ने हम पर तशद्दुद किया। आपकी मैंने जितनी पॉडकास्ट रात से मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने सुबह आपका इंटरव्यू करना था, बहुत सारे ऐसे अल्फाज इसलिए कि अगर मैं कहूँ तो सुबह शायद मेरा नहीं पता ऐसा भी नहीं मिले। तो अब जब उस पर मुश्किल पड़ी शुफ पे, तो आपने तो एक दुनियावी रास्ता ही इख्तियार किया। एफआईए के पास गए, हमारे खिलाफ कंप्लेन की, अदालत में गए, केस किया। लोगों को आप रोकते हैं कि डॉक्टर जी अस्पताल के पास ना। मैं पाकिस्तान का वो वाहिद आदमी हूँ जिसने पहली बार ये कहा था कि जितने लोग गालियां देते हैं नून लीग वाले, उनको मरीम नवाज साहबा फॉलो कर रही हैं आज से। और सब आप जानते हैं ना, सब की उम्मीद थी कि ट्रंप आएगा, फोन कॉल आएगी और इमरान खान साहब को बाहर निकाल देंगे। सियासी जमातें दुकानें नहीं होती कि 30 40 साल उसके ऊपर एक ही शख्स मुसल्लत रहे या एक ही खानदान मुसल्लत रहे। आपका एक ही बेटा है, अल्लाह ताला उसकी लंबी जिंदगी दे। आप उसकी कसम उठाकर कैमरे में कह सकते हैं आपने जिंदगी में किसी से रिश्वत नहीं ली। सीसीडी में भी तो कोई फरिश्ते तो नहीं है ना, उसमें भी अल्टीमेटली फिर मफादात, लालच, रिश्वतखोरी है, बहुत सारी चीजें आड़े आ जाती हैं। ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि किसी बंदे को आप मार दें। आप 100 बंदे जेन्युइन मारेंगे, लेकिन कोई एक बंदा बेगुनाह भी मारा जाएगा इसके अंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। स्याह रंग से क्या मोहब्बत है? जब आपको देखा स्याह रंग में देखा, और कपड़े नहीं है या रंग पसंद नहीं है? नहीं, रंग बहुत से पसंद हैं, लेकिन वो बहुत सारे लोग समझते हैं मुझे किसी पीर ने कहा है शायद ना कि काले कपड़े पहनेंगे तो ये ना मैंने 2013 में एक ट्रांसमिशन थी, इलेक्शन ट्रांसमिशन थी, तो उसमें इत्तेफाक ही हुआ कि 2-3 बैक टू बैक 2-3 बार मैंने काले कपड़े पहने। तो लोगों ने मुझे ऐसे ही पूछना शुरू कर दिया कि आप काले कपड़े ज्यादा पहनते हैं, काले कपड़े ज्यादा पहनते हैं। तो मैंने कहा यार इसको स्टाइल स्टेटमेंट बना लेते हैं। वो आपका कोई एक होता है ना सिग्नेचर परफ्यूम होता है या कुछ सिग्नेचर ड्रेसिंग स्टाइल होता है। तो मुझे लगा कि यार ये इतनी आसानी है। उससे पहले मैंने तकरीबन 8-10 साल जो है वो खबरें पढ़ी थी, और खबरें पढ़ते हुए आपको पता रोजाना आपने टाई भी चेंज करनी है, आप लोग का कम्बिनेशन भी सेम ना हो। तो रात पूरी ये सोचने में गुजरती थी कि यार सुबह कौन सी शर्ट पहनूंगा, उसके साथ टाई कौन सी लगाऊंगा, सूट, ताकि वो कुछ सेम जो है वो कम्बिनेशन ना हो जाए महीने 1.5-2 महीने के अंदर अंदर। तो वो इतना ज़हनी तौर पे मैं थक गया था ये चॉइस करते करते कि कौन से कपड़े पहनने हैं, टाई कहाँ से कौन से रंग की होगी, शर्ट कौन से रंग की होगी, कि मैंने कहा यार ये तो बड़ा आसान काम है कि एक किसी कलर के ऊपर आप रुक जाके हो जाए। अच्छा वो ऐसा कलर हो या वो ऐसा ड्रेसिंग स्टाइल हो कि खुदा ना खास्ता कोई गमी की बात हो या फौतगी हो तो भी आप काली शलवार कमीज पहन के जा सकते हैं। शादी हो तो वहाँ पे भी आमतौर पर आप देखते हैं कि अच्छा काली शलवार कमीज के साथ लोग हैं। तो गमी में, खुशी में, फॉर्मल, इनफॉर्मल, हर तरीके पे ये काम आ जाता है। तो मैंने कहा यार ये पक्का कर लेते हैं, जिंदगी आसान हो जाएगी। अब इतना ईजी है ये कि आप सुबह उठे, 4-5-6 जोड़े जो हैं स्त्रियों के लटके हुए होते हैं, उनमें से आंखें बंद करके निकालें, पहने और बस। तो ये जो टेंशन है ना, आपने सुबह सोचा होगा यार मैंने क्या पहनना है आज। हम जो लेके आए थे वो पहन दिए। तो नहीं, लेकिन जब आप घर पे हो, आपके पास ज्यादा ये ऑप्शंस हो, तो सोचना आप पड़ता है, सोचते हैं, सोचना जाहिर है। पड़ता है। तो वो सोच जो है ना वो आपने खत्म कर दी। फिर मैंने बहुत बरसों बाद एक फिनोमेना पढ़ा कि यार दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो ये काम करते हैं कि वो एक ही ड्रेसिंग कलर या स्टाइल पर चले जाते हैं। और वो ऐसा इसलिए करते हैं कि वो जो डिसीजन फटीग एक लफ्ज है, यानी आप जब सुबह उठते हैं तो सोचने की जो आपकी वो थकावट होती है ना, हेडेक है जो, वो आपके, यानी मिसाल के तौर पर स्टीव जॉब्स, वो आप देखिए उनको 90% आपकी उनकी पिक्चर जो है वो एक ब्लैक कलर की हाईनेक उन्होंने अक्सर पहनी हुई होती है। फिर इसी तरह मार्क जकरबर्ग जो हैं उनको आपने ग्रे टी शर्ट में 70-80-90% उसमें देखा होगा। बिल्कुल तो बहुत सारे लोग इस तरह से कर लेते हैं कि जिंदगी आसान हो जाए कि यार बस इनका ही। मैंने सुन रखा है जे डार्ट की तरफ से लाइफ टाइम आपको कपड़े, परफ्यूम या जो भी उनके आइटम्स है वो फ्री हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, ये इस कपड़े जो है ये मैं खरीद के अभी हालिया परसों आए, उसकी हम पेमेंट देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रमजानुल मुबारक में जो ड्रेसिंग होती है, जो वेस्ट कोट्स और वो हम पहन रहे होते हैं, वो चूंकि जब हम स्क्रीन पर होते हैं तो फिर साथ उनकी एक पट्टी चल रही होती है प्रमोशन की, तो वो उसका मुआवजा होता है कि वो कपड़े दे देते हैं उसके बदले। मुझे भी वाकई देते भी हैं। जुनैद भाई ने शुरू किया था, अल्लाह करी के रहमत करे। यानी आपका भी वो फुल लाइफ वाला नहीं है? नहीं हरगिज नहीं। मैं 6 जोड़े, 8 जोड़े, 4 जोड़े बनवाता हूँ फोन करके, और जब वो आते हैं उसकी स्लिप साथ आती है, हम वो ऑनलाइन या उनको जो भी उनके नुमाइंदगान है वो पेमेंट भिजवाते हैं। हर बार ऐसा ही होता है। लेकिन रमजान के जो सूट्स होते हैं वो
फ्री ऑफ कॉस्ट तो ना कहिए, उसको यूं कहें कि वो ज़ाहिर है एडवर्टीजमेंट के अगेंस्ट होते हैं। परफ्यूम मेरे लिए एक जो ब्रांड है वो फ्री है। फ्री से मुराद है कि वो ज़ाहिर मेरा अपना ब्रांड है। जे डॉट ने मेरे नाम से एक परफ्यूम लॉन्च किया हुआ है, एक्सपोज के नाम से, एक्सपोज बाय इकरारुल हसन। तो वो एक लेंस की शक्ल का बहुत खूबसूरत परफ्यूम है, वो आपको हम भिजवाएंगे भी इंशाल्लाह। वो फ्री है। वो ज़ाहिर है जो कि मेरा अपना ब्रांड है, तो फिर वो दोस्तों को देने के लिए भी और उसके लिए खास तादाद में वो हमारे पास फिर मौजूद होते हैं। बिल्कुल ठीक। किरा साहब, बड़ा सख्त माजी आप गुजार के आए हैं, मारे, लड़ाइयाँ, झगड़े, बहुत कुछ देखा, बड़ी खिदमत करके अभी इधर पहुंचे। इस पूरी जर्नी में क्या आपको कोई लोग याद हैं जिन्होंने टांगे खींची, और जो ऐसे लोग जिन्होंने सहारा दिया? मैं हमेशा समझता हूँ कि मैंने सहारा देने वाले लोगों को याद रखा, टांगे खींचने वाले लोग तो वैसे भी तारीख के सफ़ों से भी मिट गए और यादाश्त से भी चले गए, अगर कोई थे तो। ज़्यादा लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, ज़्यादा लोगों की दुआएं, ज़्यादा लोगों की एफर्ट्स, मैं हमेशा उन लोगों को याद रखता हूँ। मसलन हमारे पहले प्रोड्यूसर थे उमैर, उन्होंने बहुत काम किया। फिर हादी और आसिफ आए प्रोग्राम सरेआम की हद तक। फिर ज़ाहिर उसके बाद भी बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों ने ज़ाहिर बीच में कुछ ऐसा भी किया कि जो उनकी नादानियाँ थीं, वक्ती लालच के तहत कुछ, तो हमने उनको प्रोग्राम करके पकड़ा भी, ऑन एयर भी किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर इसमें कोई शक नहीं है कि मेरा इदारा जो मैनेजमेंट है ARY की, उसके बगैर इस तरह का प्रोग्राम हो ही नहीं सकता था। किसी और चैनल ने भी इस प्रोग्राम को बर्दाश्त नहीं किया, यानी और लोगों ने इस फॉर्मेट के प्रोग्राम्स किए, कोई 6 महीने चला, कोई 4 महीने चला, कुछ साल। इतना प्रेशर, इतने मुकदमात, इतनी गिरफ्तारियां और इतना कुछ हुआ कि ARY की मैनेजमेंट का मैं समझता हूँ कि ये पहला सल्यूट उनको है कि उन्होंने ये मैनेज किया और मुझे बैकअप करते रहे यानी हर तरह से। फिर सलमान इकबाल साहब, अल्लाह उनको सलामत रखे। उसके बाद अम्माद यूसुफ जो हमारे चैनल हेड है, उनके बगैर ये मुमकिन नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि ये वो नाम है ज़रूर ले जाना। एंड सबसे अहम मेरी वालिदा, मेरा बच्चा, मेरे ख़ानदान के बाकी लोग, मेरी अहलिया और बाकी जो बेगमात हैं, इसलिए कि वो, मिसाल देता हूँ आपको कि जब आप गिरफ्तार हो गए हैं, जब आपके खिलाफ ट्रेंड बनाए जा रहे हैं, कभी PTI ट्रेंड बनाती थी, कभी नून लीग ट्रेंड बनाती थी, कभी पीपल्स पार्टी ने ट्रेंड बनाए, जब हम प्रोग्राम करते थे उनके अगेंस्ट, तो वो घर वाले परेशान होते थे। फिर जब आप घर आ रहे हैं, आपको खराशे हैं, जख्म लगे हुए हैं, हड्डी टूटी हुई है, कुछ ऐसा है, तो मुझे लगता है कि वो घर वालों की ये जो सपोर्ट थी ना, कि उन्होंने एक हद से ज़्यादा मुझे रोका नहीं, या ऐसा कुछ वो हंगामा बर्पा नहीं कर दिया कि बस करें कि बच्चा है, उस तरह की चीज़ें नहीं की। यानी अभी भी आजकल भी एक ख़ास किस्म की तनकीद सियासी एक जत्थे की तरफ से हो रही है, तो उसमें भी मुझे मुकम्मल सपोर्ट, मुकम्मल ये कि नई चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आप जो कह रहे हैं अगर आप ठीक समझते हैं तो वो कहते रहें, आप जो कर रहे हैं अगर आपके नज़दीक वो ठीक है तो वो करते रहें। तो वो जो सपोर्ट थी मुझे लगता है मेरी फैमिली की, उसके जिक्र के बगैर भी ये सफ़र तकरीबन नामुकम्मल है। आप एक अरसे के साथ ARY से जुड़े हुए हैं। मैं 14 साल से आसिफ भाई के साथ काम कर रहा हूँ। उसके लिए उन्होंने भी बहुत कुछ गंवाया है, मैंने भी बहुत कुछ गंवाया कि एक रिलेशन बरकरार रहता है, ऐसा ही बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती है। आपको इसमें भी दरमियान ऑफर्स भी हुई, बोल न्यूज़ की एक बहुत नुमाया ऑफर है जिस पे आप बात भी करते हैं। उसके अलावा भी कितना आसान रहा ये सफर? बेतहाशा। यानी जब सरेआम का आगाज था, और आप सब लोग वाकिफ हैं कि उस जमाने में अपनी तर्ज का ये एक ही प्रोग्राम था, और उस वक्त में जिन मौजूआत पे हम बात करते थे, लोग शशदर रह जाते थे, जिले की टीवी की स्क्रीन पे वो चीजें देखी नहीं थी। बिल्कुल ऐसे ही। कैसे बच्चियां बिकती हैं, किस तरह खाने में मिलावट की जाती है, कौन कौन ब्लैकमेलिंग, पुलिस की रिश्वत, लोगों ने पुलिस वालों को इस तरह से पकड़ते हुए रंगे हाथों, किसी एंकर को नहीं देखा था। तो वो एक ऐसा ज़माना था कि हर चैनल ने 2 बार, 3 बार, 4 बार मुझे पेशकश की, एक बार बुलाया, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि चैनल ने फाइनेंशियली बहुत कुर्बानी दी। एक तो एक सरेआम का इटसेल्फ बजट बहुत था, हम लाखों रुपए रिश्वत देते थे लोगों को, ट्रैवलिंग कॉस्ट थी, स्टे था, फिर ये कि मुकदमात जो थे उनकी वकला की फीसें और बाकी बहुत सारी चीज़ें। दूसरा ये कि अगेन मेरी फाइनेंशियल जो ज़रूरियात है उनका चैनल ने हमेशा बहुत ख्याल रखा। यानी मुझे कभी नहीं लगा कि मैं अंडर पेड हूँ, यानी मुझे कम पैसे दिए जा रहे हैं जो काम मैं कर रहा हूँ। मुझे हमेशा लगा कि मुझे ज़्यादा पैसे दिए जा रहे हैं जो मैं काम कर रहा हूँ, जितनी एफर्ट मैं कर रहा हूँ। तो ये एक तो ये ज़ाहिर है। उसके अलावा बहुत सारे मेरे प्रेशर्स लिए चैनल ने, बहुत सारे मामलात के ऊपर जो है वो, जिस तरह सिंध असम्बली का जब मामला हुआ, हम पिस्टल लेके गए सिक्योरिटी को एक्सपोज करने के लिए, तो उस ज़माने में ये तासुर था कि चैनल और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात ठीक हैं, तो शायद वो हमारी वजह से ख़राब हुए। उसके बाद बहुत सारे मामलात पर चैनल ने स्टैंड लिया। इवन जिस ज़माने में तहरीके इंसाफ जो है वो इक़्तिदार में थी, इमरान खान साहब इक़्तिदार में थे, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो ने हम पर तशद्दुद किया, तो उसमें भी चैनल ने भरपूर अंदाज में साथ दिया, बिल्कुल उर्दू में जाके। हालांकि ये अगेन ये तासुर था कि खान साहब और ARY, और ज़ाहिर उस वक्त हम कोशिश ये कर रहे थे कि एक पेज पर हो सब लोग। तो मुझे लगता है कि हर मामले में अपने मफादात के खिलाफ जाके मुझे सपोर्ट किया, और मैंने
मैंने तो क्या ही कुर्बानी दी होगी खैरदारी के लिए। सच्ची बात है कि बस मैंने अपना काम दयानतदारी से किया और बहुत दयानतदारी से किया, ये अल्लाह जानता है। किस जब एक प्रोग्राम चल पड़ता है तो उसमें ये होता है कि अक्सर होस्ट तब्दील कर दिए जाते हैं। बहुत सारे टीवी चैनल्स पे आपने देखा आफ्ताब इकबाल साहब रिप्लेस हुए, उनकी जगह दूसरा बंदा आके बैठा, कहाँ प्रोग्राम चला। सरेआम में कभी किसी ने रिप्लेस करने की कोशिश की? यानी कोशिश इसलिए नहीं की ना, वो इसलिए होता है कि जब आपके मैनेजमेंट से बात बन नहीं रही होती, आप कहते हैं जी मेरे पैसे इतने करें वरना मैं चला जाऊंगा, या ये यूं कीजिए या यूं नहीं, किसी कीजिए। और ने भी तो आके कहा होगा ना ये मैं भी कर सकता हूँ। नहीं, वो जब वो किसी ने कहा या चैनल को लगा तो उन्होंने इस तरह का एक और प्रोग्राम जिम्मेदार कौन के नाम से शुरू किया, उसको हमारे 2 होस्ट हैं वो करते रहे, तो उन्होंने उस तरह से किया। लेकिन सरेआम और फिर ये वक्त ने साबित किया कि सरेआम शायद मैंने बेहतर तरीके से किया अल्हम्दुलिल्लाह की कोई और। आप देखिए ना, आप पिछले मैं आपको बताता हूँ, खुफिया, रंगे हाथ और खुफिया ऑपरेशन, गिरफ्त, शिकंजा, पता नहीं इस तरह के कितने सारे प्रोग्राम्स आए, आपको याद भी नहीं होगा शायद। मुझे एक भी का भी नाम है, जो भी आए 4, 6, 8 महीने, 2 महीने, साल, बस उसके बाद ये इतना आसान काम नहीं था, ये बड़ा मुश्किल फॉर्मेट था, इसमें बहुत मेहनत दरकार थी, इसमें बड़ा जिगरा चाहिए था, इसमें बड़ी हौसलामंदी का काम था ये। जब आपका नाम बन गया, जाहिर बात है अदारों में दूसरी जगहों पे आपका खौफ डेवलप हो गया कि इकरार आता है, देखें ये एक जेन्युइन बात है। ऐसे तो उसके बाद ब्लैकमेलिंग कितनी की है हमने, कितनी ब्लैकमेलिंग हाँ की? जी, ये ना बड़ी कॉमन चीज है। जी, लोग कहते हैं कि जी ब्लैकमेलर और बहुत सारे इल्जामात लगते रहे। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, देखिए एक तो ये कि जो अल्हम्दुलिल्लाह तनख्वाह है ना, वो मुझे लगता है कि वो बहुत ही बेवकूफ़ी और नालायकी होगी कि आप कुछ, हमने 2.5 करोड़ रुपए की ऑफर किसी एक आदमी ने हमें की थी, वो एक जाली आमिल था, हमने उसको भी खुफिया कैमरे पर रिकॉर्ड किया और अपने प्रोग्राम में चला दिया। ठीक है, अब इससे ज़्यादा कोई क्या देगा। फिर अभी हमने ये शुफ साहब वाला मामला जो किया, उसमें बहुत अल्लाह को आज़म नाज़िर जान के आपको बताता हूँ कि हमारे दोस्त हैं, वो गवाह भी हैं, चौधरी सईद हैं, वकील हैं, उनको 3 करोड़ रुपए का चेक टेबल पर लिख कर रख कर दिया गया कि ये तुम्हारी फीस है, तुझे सिर्फ शाह साहब ने सामने बिठाना है। ठीक है, तो यहाँ तक मामला था, उससे आगे भी डील और बहुत चीजें हो सकती थी। आपका एक ही बेटा है, अल्लाह ताला उसकी लंबी जिंदगी दे, आप उसकी कसम उठाकर कैमरे में कह सकते हैं आपने जिंदगी में किसी से रिश्वत नहीं ली? मैं उसके सर किसी को ब्लैकमेल नहीं किया? मैं उसके सर पे हाथ रख के कसम खा सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ब्लैकमेल करना तो दरकिनार, मैंने कभी ये सोचा भी नहीं कि कभी किसी मामले में किसी के साथ बैठ के, वो भी छोड़ दीजिए, हमने कभी कोई दबाव भी नहीं लिया, लालच तो छोड़ दीजिए आप। वाह वाह, अल्लाह की मेहरबानी से अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं वही कह रहा हूँ कि अल्लाह ने बहुत, यानी शुरू में जब हम प्रोग्राम करते थे तो 5-10 लाख की ऑफर्स होती थी, उस वक्त मेरी तनख्वाह थी 1.5 लाख रुपए, यानी मैं न्यूज़ एंकर जब था तो 1.5 लाख तनख्वाह होती थी। उसी वही करते करते मैं प्रोग्राम करते हुए आ गया, तो उस वक्त तो तनख्वाह बढ़ाने की बात नहीं की, ख्वाहिश थी कि शो अच्छा करें, खुद ब खुद बढ़ जाएगी। तो उस 1.5 लाख में मुझे 5-10 लाख 20 लाख की बड़ी ऑफर्स होती थी शुरू में, कोई फेक ऑयल वाला कारखाना पकड़ा, कोई इस तरह की चीज़ की। तो मुझे लगता था कि यार अल्लाह की ज़ात सीधे रास्ते से वो जो आपके नसीब में लिखा है ना वो आपको देगी, और फिर आप देखिए अल्लाह ताला की ज़ात ने नवाजा मुझे। उस ज़माने में आदिल साहब मुझे एक ऐड ऑफर हुआ। अच्छा, और वो ऐड था एक सर्फ का, और मुझे लगा कि अब मैं कर लेता हूँ प्रमोशंस वगैरह। मैं आपको शुरू के दिनों की बात बताता हूँ कि मुझे लगा कि यार ये लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं, और ऐसा है कि मैं गलत चीज़ दिखाता हूँ, इन्हें दिखा रहा हूँ कि फेक जो है ना वो सर्फ बन रहा है। अब मैं अगले दिन दिखाऊं कि ये सर्फ बहुत अच्छा है और उसके एवज पैसे लूं, तो मुझे लगता था ये क्रेडिबिलिटी बेचने के मुतरादिफ है। तो मुझे उस जमाने में 30 से 40 लाख रुपए ऑफर हुए। साची एंड साची एक कंपनी है जो कि टैलेंट को करती है, कंपनीज को, कॉर्पोरेट्स को देती है, वो गवाह है, उसकी ईमेल भी मेरे पास आज भी मौजूद है। टर्की जाना था, बिजनेस क्लास टिकट था, 40 लाख रुपए, जिस वक्त मेरी तनख्वाह 1.5 लाख रुपए थी। और ये हक हलाल के पैसे थे ना, बिल्कुल। इसको आप ये तो नहीं कर सकते कि यार एक बड़ा इदारा है जिसके आपने जाके उसमें आपने एक रोल प्ले करना था एंकर का, कि आपने ख्वातीन से पूछना था कि आपके क्या मसाइल थे। और मैं अल्लाह और फिर रसूल को गवाह बना के आपको कहता हूँ, मैंने सिर्फ इसलिए कि यार कोई ये ना सोचे कि इसने जो ना अपनी क्रेडिबिलिटी बना के अब उसको बेचना शुरू कर दिया, मैंने वो हक लाल के 40 लाख रुपए भी छोड़ दिए उस जमाने में। वो उनकी ऑफर थी, उसको बढ़ाया भी जा सकता था, इन्हें डिस्कशन होती है। तो बाकी ब्लैक मेलिंग है उसका तो खैर सवाल ही क्या, लेकिन अल्लाह ने मुझे बड़ा नवाजा, परवरदिगार ने। आज मैं, मेरी फैमिली, हम अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास में, बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते हैं। आज मेरा लाहौर के बेहतरीन इलाके में पोश एरिया के अंदर शानदार घर बन रहा है जिसकी करोड़ों रुपए मालियत है। मैं करोड़ों रुपए टैक्स देता हूँ, अल्लाह की मेहरबानी से। ज़ाहिर है आप एक वैलिड इनकम पर ही देते हैं जो जस्टिफाइड इनकम होती है। तो मेरा बेटा लाहौर के बेहतरीन स्कूल में अल्लाह की मेहरबानी और परवरदिगार की अता से पढ़ता है। 3 फैमिलीज़ हैं माशाल्लाह, 3 बेगमात हैं, दुनिया भर घूमते हैं उनके साथ। कोई ऐसी ख्वाहिश या ऐसी, तो मैं ये जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए भी कि वक्ती शॉर्टकट से या वक्ती किसी लालच से अगर थोड़ा सा इस्तिकामत का मुजाहरा आप कर लें, थोड़ा सा ज़रा सब्र का मुजाहरा करें, तो अल्लाह बहुत नवाजता है, इसमें कोई शक नहीं। आज हमने सारी दुनिया हर एतबार से, यानी कोई ख्वाहिश फाइनेंशियली या मादी तौर पर ऐसी नहीं है कि जो मैं कहूँ कि मेरी पूरी नहीं आज तक। कोई ऐसा प्रोग्राम याद है जो रिकॉर्ड तो इकरार ने कर लिया हो लेकिन अदारे की मजबूरी से ना लगा सके हो? हाँ, 2 प्रोग्राम्स हैं।
एक का मैं जिक्र कर देता हूँ, एक का नहीं कर सकता, वो मैं वजह भी बता देता हूँ आपको। एक हमने प्रोग्राम किया था कोविड के ज़माने में, सिविल एविएशन अथॉरिटी का अस्पताल था कराची में, वो उसमें डॉक्टर या वो कुछ लोग मिलके फेक सर्टिफिकेट दे रहे थे कोविड वैक्सीन के। यानी उस जमाने में जब ट्रैवल करने के लिए कोविड में, आपको याद होगा जब सफर करना होता था तो आपको कोविड वैक्सीन का सर्टिफिकेट चाहिए होता था, कार्ड भी तो वो और कुछ लोगों का ये ख्याल था कि वैक्सीन से पता नहीं क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, तो लोग पैसे देके जाली सर्टिफिकेट बनवा लेते थे और ट्रैवल करते थे। ठीक है, तो हमने उस पर प्रोग्राम किया, वो फेक सर्टिफिकेट बन भी गया, वो सारा कुछ हो गया। उसके बाद जब हम प्रोग्राम करके आ गए, हम खुद भी तजब्जुब में थे, और तब तक जो सिविल एविएशन की जो मैनेजमेंट थी और बाकी जो पाकिस्तान के कुछ बड़े इदारे हैं, उन्होंने भी मैनेजमेंट से बात की और उन्होंने कहा कि जी इस वक्त अगर ये प्रोग्राम ऑन एयर होता है और इसको सोशल मीडिया, पाकिस्तान का मीडिया के अलावा अगर इंटरनेशनल मीडिया उठा लेता है और वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में कोविड वैक्सीन के फेक सर्टिफिकेट बन रहे हैं और वो भी सिविल एविएशन के सरकारी अस्पताल से, तो हम पर बहुत सारे ट्रैवल बैन्स लग जाएंगे, हम फिर बिल्कुल दुनिया से नुकसान, बिल्कुल बहुत बड़ा कट नुकसान के हो रह जाएगा। जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो वो जब मैनेजमेंट ने मुझसे बात की, कभी मुझे ये नहीं कहा गया कि ये करना है और ये नहीं करना, हमेशा डिस्कशन होती है और का। तो वो मुझे कहा, तो मुझे, मैं खुद भी चूंकि ये सोच रहा था, मैं खुद भी सारे ट्रैवल कर रहा था और मुझे अंदाजा हो रहा था कि कितनी ट्रैवलिंग की मुश्किलात हो रही हैं, हम कभी रेड जोन में चले जाते थे, कभी जो है ना पाबंदियां उठ जाती थी, बहुत सारे मसाइल थे उस जमाने में। तो फिर मैंने सिर्फ इसलिए मुझे लगा, उन्होंने कहा जी हम ये मेक श्योर करेंगे कि ये हो ना अब दोबारा से काम, ऐसी की तैसी जिन लोगों ने किया उनको बिल्कुल करार वाकई सजा भी देंगे और आइंदा मेक श्योर भी करेंगे कि यह ना हो, लेकिन जी आप मेहरबानी करें। तो मैनेजमेंट ने मुझसे बात की, मैं ऑलरेडी कायल था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो हमने प्रोग्राम ऑन एयर नहीं किया, ये तो एक उस वक्त नहीं किया। मुल्क की मजबूरी। इसी तरह की एक और चीज़ है, इस्लामाबाद की सिक्योरिटी के हवाले से हमने एक चीज़ की थी, वो भी ऐसा ही था कि अगर वो कुछ होता तो शायद इंटरनेशनली बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान, यानी वो आपने जहाँ पे अभी वतन की हमने बात रिसेंटली आई, किया तो वो वतन की बात आई तो उधर छोड़ा, वैसे उसके अलावा नहीं, अल्लाह की बहुत मेहरबानी। और ये इसमें चैनल का भी मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि कभी ऐसा नहीं हुआ परवरदिगार की मेहरबानी से कि चैनल ने कोई चीज कहकर मजबूरन कि भाई नौकरी नहीं रहेगी वरना ये डिलीट या करो या इसको उतारना या नहीं चलाना, ये अल्लाह का बड़ा। आपको सांप ने काट लिया था, आप वो ढूंढने जा रहे थे नागमणि, तो वो क्या सही में काटा था वो वीडियो? मैं हैरान हूँ आज तक, मुझे अभी भी लगता है वो शायद उसने जोगी ने कोई गेम डाली होगी या छोड़ दिया होगा, पता नहीं, वल्लाह आलम, लेकिन उसने काटा और मुझे बहुत तकलीफ हुई उससे। वो शायद यही याद था गालिबन, मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं, आज से 15 साल पहले की बात है, और वो ठीक हो गया। और आप मुझे कह लगता है रहे थे शायद कि मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि कुछ मेरे बाजू से चल के मेरे दिल की तरफ मैं जा वही अर्ज कर रहा हूँ, जैसे आपका वो एक होता है ना तकलीफ वाला एक फैक्टर, और वो जो भी उसने लगाया वो ठीक हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि वो, चूंकि मैंने इसमें बहुत रिसर्च की कि नागमणि नाम की कोई चीज़ होती है वाकई, तो मुझे लगता है शायद वो खुद उसका कुछ सांप हो गया, पता नहीं क्या किया होगा उसने, आई डोंट नो, लेकिन भारत वो ठीक हो गया अल्लाह की मेहरबानी से, फिर हमें अस्पताल या उसके जाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन काटा आपको सही हाँ सांप जी, हाँ ने? जी, हाँ जी, वो निशान रहे बहुत अरसा मेरे यहाँ पे, जो उसके तो वो दांत थे। निशान भी जी रहे? जी जी, बहुत अरसा रहे वो निशान मेरे। यानी उस वक्त तकलीफ भी हुई, फिर उसने जब वो रखा तो वो वो बेहतर भी हुआ, और उसके बाद जो है वो यानी तवील अरसे तक, वो जमाने में तो बहुत डिस्कस हुआ ना ये प्रोग्राम, तो ये निशान मेरे मौजूद रहे बहुत महीनों तक है। इकरार साहब, आप कच्चे के इलाके में गए, ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा टास्क था उस वक्त, अभी तो और हालात खराब हाँ लेकिन उस वक्त भी बहुत बड़ा जी, ये जी, टास्क ऐसे। था। कैसे हैं वो लोग, क्यों ये कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान दुश्मन है, पंजाब दुश्मन है, किस नहीं, तरह के? पाकिस्तान दुश्मन तो मैं खैर कभी किसी को शदस्ता से नहीं कहता, मेरा ये ख्याल है कि वो बस उनकी एक तो उनकी अपनी जाती दुश्मनी है और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से मुझे लगता है कि वो ऑप्शन नहीं है उनके पास कि असलहों के बगैर, किसी ने उनके बंदे मारे हुए हैं, अपने बंदे उन्होंने किसी के मारे हुए हैं, तो उस वजह से वो असलहे की जब वो आमद होना शुरू हुई, लेकिन उस ज़माने में भी जो असलहा मैंने उनके पास देखा मुझे बड़ी हैरानी हुई। वो असलहा जो सख्त सिर्फ आर्मी के लोगों के पास होता था, वो असलहा जो जिससे आप मार्टर गोले तक, वो उसको पपीता कहते हैं ना, गोला फेंकने वाला जो था, रॉकेट लॉन्चर तो बच्चा बच्चा लेके घूम रहा होता था उनका, तो बड़ा हैरान हुआ मैं। तो हर तरह के लोग हैं, ज़्यादा मैंने देखा कि वो बहुत बुरे लोग नहीं है ज़ाहिर है, लेकिन जब आप उस सोसाइटी में, उस माहौल में असलहा, कत्लो गारत एक दूसरे के साथ, फिर उसमें क्रिमिनल्स भी ऐड हो जाते हैं, फिर वो क्राइम्स करना शुरू कर देते हैं, तो हमें उसमें बहुत अच्छे चाचड़ सरदार थे, एक जो चाचड़ कबीला था, उन्होंने बड़ा अच्छा उफ किया, देसी मुर्ग खिलाया हमें, उन्होंने, उनके लोगों ने हमें पहले ये रमाल बना लिया, रोक लिया, फिर उसके बाद उनसे बड़ा अच्छा ताल्लुक बना। तो कभी अच्छे लोग नहीं उनके अंदर, और फिर ज़ाहिर है वो जराइम पेशा लोग भी उनके अंदर शामिल हो गए अनफॉर्चुनेटली। लेकिन मेरे लिए अभी भी हैरान कुन है कि ये हो नहीं सकता कि रियासत चाहे और इन लोगों को जो है ना, वो मुश्किल है, वो बहुत ही डिफरेंट किस्म की का सिनेरियो है, लेकिन आई डोंट नो व्हाई कि वो अब तक कंट्रोल नहीं हो पाया। सीसीडी आ गई है अब, हाँ, आपको उधर सफाया होता नजर आता है? मैं सीसीडी के तरीक़ेकार पे एक उसूल की बुनियाद पे हमेशा से मुखालिफ हूँ। कोई भी चीज़ मावराए अदालत नहीं होनी चाहिए।
यानी आप और मैं ये लाख कहें कि हमारा निज़ाम इंसाफ ठीक नहीं है, हम ये लाख कहें कि अदालतें ठीक काम नहीं कर रही हैं, इंसाफ नहीं मिलता, मगर ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि किसी बंदे को आप मार दें। आप 100 बंदे जेन्युइन मारेंगे लेकिन कोई एक बंदा बेगुनाह भी मारा जाएगा इसके अंदर। तो मैं तो समझता हूँ कि दीन यही सिखाता है कि 100 गुनाहगार मारने से बेहतर है कि आप एक बेगुनाह को बचा लीजिए। तो मैं ये समझता हूँ कि कल ये आपके साथ, मेरे साथ, मेरे भाई के साथ, आपके भाई के साथ, किसी के साथ भी किसी बुनियाद पर भी हो सकता है। सीसीडी में भी तो कोई फरिश्ते तो नहीं है ना, उसमें भी अल्टीमेटली फिर मफादात, लालच, रिश्वतखोरी और बहुत सारी चीज़ें आड़े आ जाती हैं। और जब आप इस तरह से किसी को अंधा इख्तियार दे देते हैं तो फिर बहुत उरूज पर हो जाता है। आपको उठा लेंगे तो आपको पता है यार मुझे आज रात मार दिया जाएगा, तो अल्टीमेटली आप हर चीज़ देने के लिए तैयार होंगे और वो खौफ जो है वो उनकी फिर रिश्वतखोरी को और बढ़ाता है। तो मैं समझता हूँ कभी भी अदालत के अलावा कोई फैसला नहीं होना चाहिए। जो नेफर में पिस्तौल चलने वाला मामला भी है, ये दिल को वैसे बड़ी खुशी देता है कि यार एक बदबख्त बेगैरत ने किसी एक बच्ची के साथ बदतहजीबी की, बदतमीजी की, मेरी फैमिली के साथ, मेरी बच्ची के साथ, मेरी बेटी के साथ, मेरी बहन के साथ ही हो, तो हम यही सोचेंगे यार जो वर्स्ट हो सकता है इसके साथ वो होना चाहिए। तो वैसे तो खैर बड़ी इत्मीनान वाली बात होती है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि ये मामला भी अदालत से ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। अदालत में ले जाइए, उसको फांसी लगानी है फांसी लगा दीजिए, लेकिन कानून बनाएं, कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक ट्रायल करें, ट्रायल के जरिए उसको जो भी उसका अंजाम है। यानी आप ये मान लेते हैं कि हमारा सिस्टम फ्लॉप हो गया है जब आप इस तरह के काम करते हैं कि मावरा अदालत किसी को ठोक दिया, किसी के नेफे में पिस्तौल चल गई। आपके पास वेपन लाइसेंस है? मेरे पास एक ही लाइसेंस है, वो सिंध का है और मेरा पिस्टल भी सिंध का ही है और वहीं एक दोस्त के पास अमानतन पड़ा हुआ है। जब से मैं लाहौर शिफ्ट हुआ मैं लेके नहीं आया। चले कि नहीं नहीं, भूल गया। लेकिन अभी अब कोई वेपन मेरे पास नहीं लगते? कोई वेपन नहीं। ये अच्छी बात है, नहीं तो अभी डी वेपनाइज हो रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे, आपकी पिस्टल का क्या बात? नहीं, मेरे पास नहीं वेपन, जितना मेरे पास है ना मेरे पास कुछ सिवाय एक सिंध का मैंने अर्ज किया लाइसेंस है, वो भी शायद कंप्यूटराइज वगैरह नहीं हुआ, बड़ा अरसा ही हो गया। हमेशा आपने जुर्म वाले लोगों से, जो बुरे लोग हैं सोसाइटी के, उनके साथ आपकी दुश्मनी रही है। अच्छी आदमी से तो आपकी कोई दुश्मनी नहीं है। तो वो जब बुरे लोगों से आपकी दुश्मनी है तो आपको कभी ये नहीं हुआ कि ये मुझे मार देगा, मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाएगा, तो उसके लिए आपने हिफाजत के लिए कुछ भी नहीं? हम जब कराची थे जी 10-12 गार्ड्स होते थे हमारे साथ, इसलिए कि जब मैंने कराची में शुरू किया ना तो उस वक्त 2011-12 का दौर था जब लियारी गैंग वॉर और एमक्यूएम के अपने सेक्टर्स और यूनिट्स और फिर वो जो है ना कस्बा कॉलोनी, तो कटी पहाड़ी और फिर कौम परस्त और एएनपी, ये बड़ा कत्ल गारत होती है उस जमाने में। तो उस जमाने में अगर आप किसी फल वाले को, रेडी वाले को भी पकड़ते थे ना, किसी 2 नंबरी पर, पंक्चर वाले पे भी हाथ डालते थे, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई माफिया होता था जिसको वो रोजाना का 50 रुपया भत्ता देता था, तो उसके लिए खड़े होते थे। गुटकी की फैक्ट्रियों पर हम छापे मारते थे। तो उस जमाने में ये जरूरी था शहर कराची के अंदर, मैंने भी, बादामी साहब ने भी, बाकी जितने भी लोग थे कि जिनके मरने से खबर बन सकती थी, उनके लिए ये जरूरी था कि वो कोई ना कोई सिक्योरिटी रखें। तो फिर मैं तो ज़ाहिर काम भी इस नौयत का करता था कि सारे उसमें खिलाफ थे। तो उसमें यह ज़ाहिर है मुझे अपने से ज़्यादा फैमिली का होता था। बच्चा स्कूल जाता था तो ज़ाहिर ये था कि यार उसके साथ तो 4 एक गार्ड्स उसके साथ होते थे। हमारे पास भी डाले शाले जो कराची में जो भी कानूनी तरीके से जो उनके जो सिक्योरिटी कंपनीज हैं उनके जो जो लोग थे वो हम रखते थे साथ। फिर वो इतना थकावट वाला काम है ना, शुरू में 2-4 गार्ड होना अच्छा लगता है। अगर आपको यंग थे, अभी 2012 में क्या 30-32 साल के शशका लगता है, लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ना एक बहुत ही आपका दिल चाहता है कि अब तो ये होता है कि यार आपने देखा यहाँ पे भी हमने कोई खास सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं किया, और बल्कि है ही नहीं कोई गार्ड यहाँ पे, बताना नहीं मैं चाह रहा था, लेकिन तो घर पे एक आध गार्ड बस जो गेट पे होता है मामूल के मुताबिक ऑलमोस्ट हर घर में, वो है बस। आपकी लाइफ से हट के फिर आपकी करंट सिचुएशन पे अभी जा रहे हैं। लास्ट सवाल है, मैं बहुत सारे लोगों से पूछ रहा हूँ लेकिन आपके मामले में ना सिचुएशन जरूर है। मैं वैसे पूछता हूँ बेगम से डर लगता है, तो अब मैं आपसे ये पूछने लगा हूँ कौन सी बेगम से डर लगता है? नहीं, अल्लाह सबको जिंदगी दे, वो इतनी अच्छी बेगमात है मेरी सारी के सारी। किरार भाई, मुख्तलिफ तरह के डर होते हैं, बर्तन धोने का डर, कपड़े धोने का डर, खाना ना मिलने का डर। हाँ जी, कोई एक डर इनमें से? कोई भी नहीं है कसम से। मैं आपने शायद कंपटीशन बना दिया ना, वो सारे यही कोशिश करते हैं कि किरार खुश रहे। नहीं, कोई बिल्कुल नहीं, इतना नेचुरल है सब कुछ। मैं बल्कि आपको आसिफ भाई को दावत दूंगा, कभी घर तशरीफ लाइएगा तो आपको घर का माहौल देख के अंदाजा होगा कि ये बिल्कुल जो किसी फिल्म या कहानी में हो सकता है ना, बस वो है। अल्लाह ने मेरे पे इतनी मेहरबानी कर दी है, मुझे इतनी शानदार खवातीन, और मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा क्रेडिट इसका जो कुर्रतुलैन है उनका, कि ज़ाहिर है उसके बाद मेरी ज़िंदगी में जो भी मैंने फैसले किए उन्होंने निभाया मेरे साथ। तो अल्लाह ने बड़ी हर एतबार से कोई एक ना शिकवा, ना खौफ, ना डर, ना कोई नेगेटिव बात, ना कुछ मैं यानी मैं चाहूँगी तो शायद मैं बयान नहीं कर सकता। किरार भाई, मोहब्बत हुई है आपको? हाँ जी। कितनी दफ़ा? बहुत बार। कितने दफ़ा? बहुत बार से कोई 10 दफ़ा, 20 दफ़ा?
नहीं इतनी बार नहीं, खैर 4-5 बार हुई होगी। वालिदा से आपका एक खास किस्म की मोहब्बत का रिश्ता होता है, औलाद से होता है। और नहीं, सबसे मैं जो पहली मोहब्बत कह रहा हूँ वो दूसरे महबूब वाली कह रहा हूँ। जो ख्वातीन वाली मोहब्बत आप कह रहे हैं, मुझे बिल्कुल जो मोहब्बत खुर्रतुलैन से पहली बार उसका एहसास हुआ, पहली मोहब्बत आपकी आपकी पहले बेगम से से, ही है? हाँ बिल्कुल ऐसे। उससे पहले कॉलेज के दौर में नहीं कोई नहीं, वो फ्लर्ट किए होंगे बहुत सारे ऐसे मोहब्बत नहीं हुई? नहीं 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 नहीं। ये इकरार भाई डर मुझे ना मिल गया है। वरना चाहे बाहर इकरार उल्ला सुनो, घर से थोड़े थोड़े डर होता ही है। नहीं ये सच्ची बात है, बार बार जिक्र भी करता हूँ। जब एनी और मैं मिले और फिर हमारी बड़ी वेवलेंथ थी, हम वो अदब, मीर तकी मीर, फिराक और फादर हसन मंटो, इस्मत चुगताई, रविंद्रनाथ टैगोर, राजेंद्र सिंह बेदी, इनकी बातें करते थे, लिटरेचर की बातें करते थे। तो केमिस्ट्री मिलती थी। बहुत खूबसूरत था। फिर वो जब मैं चला गया यहाँ से, दुबई चला गया ARY का न्यूज़ एंकर हायर होके, तो फिर ज़ाहिर है वो एक मिसिंग वाला एक फैक्टर था। तो यहाँ से मुझे कुछ किताबें और दवाएं भेजनी थी दोस्तों के हाथ, फिर कुछ ऐसा। तो जब मुझ तक पहुँचती थी किताबें, तो मुझे ऐसा लगता था वो नहीं जो शायरी वाला कि यार ये उसके हाथों को लग के आई है चीज। तो वो जो एहसास है उससे पहले कभी भी नहीं हुआ मुझे, सच्ची बात है। तो मुझे इसमें कोई शक नहीं। चलें, ये आपने बड़ा आसान जवाब दिया है। आगे चलते हैं। आपका मामला बना शुफ शुफ सरकार के साथ, ही पीर हा खतीब के साथ। ये आपका कतन कभी स्टाइल नहीं रहा कि आप बगैर किसी शाहिद के आप किसी के ऊपर इल्जाम लगाएं। ऐसा ही। एक उनका एक दावा था कि मैं सोता नहीं हूँ, मुझे नींद नहीं आती। जी। ठीक है, तो आपको ये चाहिए था, मैं अपनी जाती सोच के मुताबिक बता रहा हूँ, कि उसकी एक वीडियो चलाते जिसमें वो सरकार आराम फरमा रहे हों। आपने ऐसा नहीं किया। फिर उसका दावा था मैं कलंदरे दोहरा हूँ। ठीक है, उसके ऊपर आपको शवाहिद लाते, रोज लाते, सिर्फ आपने तनकीद बराए तनकीद की। ये क्यों आपने स्टाइल चेंज किया? नहीं ऐसा नहीं है, हमने हमेशा सबूतों के साथ बात की और हमेशा यहाँ पे भी सबूत थे। यानी जो पहला मैंने इन पर तनकीदी प्रोग्राम या वीलॉग किया वो था आंखों से चैन निकालने वाले उनके करतब के ऊपर। तो ये इटसेल्फ हमने 3 साल इस पे काम किया कि भाई हम तब उन पर तनकीद करें जब हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस हो कि जिसको हम साबित कर सकें। अब उनकी वीडियोस मौजूद थी जिसमें वो आंखों से चेन बरामद करते थे और कहते थे ये कलंदरे दौरा, ये वली कामिल की करामत है कि उसके एक आंख से चेन निकल आई। जब हमने ये ट्रिक सीखा, परफॉर्म किया, परफेक्ट करके जब हमने आंख से चेन निकाली तो हमने कहा यार ये तो कर्तव्य है। तो ये इटसेल्फ एक एविडेंस था कि अगर ये आंख से चेन निकालना एक ट्रिक है, शोबदेबाजी है, हाथ की सफाई है या कर्तव्य है, और दूसरा आदमी उसी काम को अपनी करामत कह रहा है, तो इसका मतलब है वो झूठ बोल रहा है। तो एक तो हमने इब्तिदा यहीं से की। दूसरी बात जो आपने कही वो सोने वाली बात, तो उसमें भी मैंने सबूत और एविडेंस से बात की कि दुनिया की नोन तारीफ में, हिस्ट्री में जो सबसे ज्यादा सोने का रिकॉर्ड है वो गालिबन 11 दिन और कुछ घंटे है, मुझे एग्जैक्टली वो भूल गया। 2 अमेरिका के तालिब इल्म थे ना सोने का, सबसे ज्यादा ना सोने जागने का जो रिकॉर्ड है वो आज भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में और दुनिया की किसी भी और रिकॉर्ड्स की जो भी हिस्ट्री है उसमें 11 दिन। और मैंने तो पहला सवाल उनसे ये किया कि वो ये कहते हैं कि मैं नहीं सोया, तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि हमें इजाजत दें कोई कैमरा लगाने की उनकी ख्वाबगाह में, उनकी रहायशगाह में। और अगर वो 11 दिन और इतने घंटे से ज्यादा जाग लेते हैं तो फावेहा मैं उनका ये दावा मान लूंगा। तो मैंने शुरू में उनके दावे की तरदीद नहीं की, मैंने उनसे कहा कि वो ये बात जो कहते हैं उसकी वजाहत दें। उसको वजाहत को मापने का तरीका ये है कि वो कैमरा अलाउ कर दें कि भाई मैं 12 दिन नहीं सोया हूँ, फॉर एग्जांपल दुनिया का रिकॉर्ड 11 दिन है, मैं तो बाकी भी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ 12 दिन जाग के दिखा दें बस हमें। इकरार साहब ये आपको क्यों दिखाएं? वाई? देखिए मेरा काम तो सवाल करना है ना दिखाएं, उनकी मर्जी, उन्होंने नहीं दिखाया। और बल्कि दिखाने की बात नहीं, उन्होंने बाद में तस्लीम कर लिया कि मैं तो ये कहता हूँ कि मैं रात को नहीं सोता। अच्छा, रात को नहीं हाँ, सोता? उन्होंने फिर वो बाद में मान गए कि लोगों ने जब उनसे सवाल किया कि जी वो तो आपने कहा हुआ है, उन्होंने कहा जी नहीं मैंने कहा मैं 18 साल से कोई शब्द नहीं सोया। अच्छा, वो यानी इबादत वगैरह कर रात, उन्होंने एतराफ कर लिया इस बात का। अच्छा, फिर तो मुझे देखिए मुझे ना ये लेकिन सवाल करना तो मेरा हक है ना, आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर इस सीन में हमने ये देखा इकरार साहब को, आप ना एक प्रोग्राम करके आते हैं, बड़े से बड़ा अफसर है, बड़े से बड़ा माफिया है, इकरार आ गया, पीछे उसके ऊपर बंदा फिर जाता है, उसे खुद ही पता होता है भैया आज मैं चला गया हूँ, इकरार आ गया है। अभी एक पुलिस वाले ने पिछले दिनों में आपने गेट बन के वो आपका जो कॉन्फिडेंस है खड़ा होने का, वो ये बता रहा होता है कि जब उसके आपके मेरे चेहरे से रुमाल हटेगा उसकी बैंड बज जाएगी। इस दफा ये हुआ नहीं, आप बिल्कुल इसके पीछे इतना डीपली चले गए, डीपली यानी कि आपके पास शायद कोई और मौजू ही नहीं मुझे नजर आया। जब मैं देखता हूँ इकरार साहब की वीडियो मेरे पास फेसबुक पे शो होती है, उस पर शुफ शुफ ने ये कर दिया, शुफ शुफ ने ये कर दिया, फिर उसके अजीब अजीब नाम, यानी कि आप जातियात की तजलील बहुत हद तक उस आपने उसकी तजलील की। ये हुआ कि 8 महीने हमने, ये आपका स्टाइल नहीं? हाँ 8 महीने हमने यही किया। लेकिन नहीं ऐसा नहीं आदिल, हमने बहुत सारे मामलात में 4, 5, 6, 8 फॉलोअप प्रोग्राम्स किए हुए हैं। बस वो एक अंतरियों में हमने कुकिंग ऑयल निकालने वाला एक वो था,
प्रोग्राम था कि वो अंतड़ियों से, चर्बी से, हड्डियों से प्रोग्राम वो कुकिंग ऑयल बनस्पति घी बनाते थे। तो हमने ये किया कि हम 6 मरतबा हम हर जब जाते थे सील करवाते थे, फिर वो खुल जाता था, फिर दूसरी बार रेड किया, फिर तीसरी बार रेड किया, फिर मैंने 6 बार वहाँ रेड किया। उस वक्त अल्लाह खलीक रहमत करे रहमान मलिक वजीर दाखिला थे पाकिस्तान के, उन्होंने मुझे फिर फ़ोन किया, फिर उन्होंने FIA की एक टीम हमें दी, फिर हमने जाके वो बंद करवाया अल्टीमेटली जाके, फिर भी वो बंद नहीं हुआ आदिल। हमने इसके बाद फिर जो SHO बार बार वो खुलवाता था उसको रिश्वत दी, रिकॉर्ड किया, उसको पकड़ा, तो अल्टीमेटली वो धंधा जाके बंद हुआ। तो 7-8 प्रोग्राम्स मैंने उसमें भी किए और बाकी बहुत सारे प्रोग्राम्स में भी हम फॉलो वगैरह करते रहते हैं। यहाँ क्योंकि ये फ्रॉड का लेवल एक और तरह से था। और ये जो आप कह रहे हैं ना अल्फाज, ये आप सरेआम के आप निकाल लीजिए कि जब मैं कन्विंस्ड हूं ना कि एक आदमी की वजह से किसी की जान गई है, जब मैं कन्विंस्ड हूं कि किसी पुलिस ऑफिसर ने एक ऐसी बच्ची से रिश्वत ली है कि जिसके साथ रेप हुआ है और उसको मदद करने की बजाय उससे वो पैसे मांग रहा था या कोई भी ऐसी चीज, तो फिर मैं उनके लिए बेगैरत, बदबख्त, बेशर्म, बेहया, सरेआम का ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने है। जब मैं कन्विंस हूं कि किसी बदबख्त ने बेगैरती और बेहयाई की है, तो फिर मैं ये लफ्ज बवांगे ढोल उनके लिए इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ मैं कन्विंस्ड हूँ, हमारे पास वो लोग मौजूद हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे और बच्चियां कि जिनको इसने मना किया कि मैं फूंक मार रहा हूँ, आपने इसको डॉक्टर के पास नहीं लेके जाना, और वो अपने माँ बाप की गोद में एड़ियां रगड़ रगड़ के मर गए। तो मैं तो इसको कत्ल समझता हूँ बच्चों और बच्चियों का, कि आपको जो भी अल्लाह ने तौफीक दी है, बिस्मिल्लाह पढ़े, आप अल्लाह का नाम लें, फूंके ना फूंके, मगर आप ये कैसे किसी को कह सकते हैं कि आप इसको डॉक्टर या अस्पताल के पास नहीं लेके जाएंगे या आपने इसका दुनियावी इलाज नहीं करवाना। भाई आप दुनियावी इसबाब से तो नहीं रोक सकते किसी को, ना एक रोक। सवाल इधर से पैदा हो गया, आपकी वालदा आपकी रूहानी पीर है? हम उस तरह से बिल्कुल जहाँ ठीक है, वो जो आपको बात कहें वो उसके ऊपर तस्लीम हम है, ऐसा ही है। कैसा ही वो आपको कहते हैं आपका जो बेटा है इसको डॉक्टर के पास नहीं लेके जाना, और वो आपके सामने तड़पे, आप क्या करेंगे? नहीं मैं ले जाऊंगा डॉक्टर के पास, देखिए ना, इसमें तो कोई शक नहीं है कि आप ले जाएंगे ना, हाँ। क्योंकि आपका अपना दिमाग ठीक है। अब इसमें जो वो बच्ची कत्ल हुई है उसके 90% हमने ये भी कहा कि ये लोग भी बेचारे जो सादा लॉ हैं या बेवकूफ बन जाते हैं, उनका भी कसूर है, लेकिन बहरहाल उससे शुफ को बरी जिम्मा तो नहीं लगा जा सकता। कि एक आदमी, देखिए मैं उसकी मिसाल देता हूँ आपको, अब जब उस पर मुश्किल पड़ी शुफ पे, यानी जब हमने इसको एक्सपोज किया, बिल्कुल उसका धंधा बंद होने के करीब आ गया, आप कलर सीधा से मालूम भी कर सकते हैं, जब खुद में मुश्किल पड़ी तो आपने तो एक दुनियावी रास्ता ये इख्तियार किया, FIA के पास गए, हमारे खिलाफ कंप्लेन की, अदालत में गए, केस किया। लोगों को आप रोकते हैं कि डॉक्टर या अस्पताल के पास नहीं जाना, फूंक मारनी चाहिए थी आपको शुफ करके मुझे मेरी जबान कहते हैं ना, यहाँ से मैं अमेरिका बैठ के बंद जबान को खोल देता हूँ, वीडियोस मौजूद हैं। हाँ, तो भाई यहाँ खुली हुई जबान को बंद कर दें, ये जबान तो आपके साथ खड़ी होके आई है, वहां फूंक मारते और बंद कर देते जबान को, तो नहीं हुआ ना। इसका मतलब है कि आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। और हमने भी बहुत सारी मिसालें दी कि सारी दुनिया में इस तरह से इस धंधे का स्पेसिफिक नाम है जिसको टेलीवेंजलिस्ट कहते हैं। ये लोग जो हैं, ये सारी दुनिया में ऐसे लोग होते हैं। वहाँ का भंजिंदर सिंह है इंडिया में, वो जो शुफ वो करता है, वहाँ पे बाबा भगनेश्वर दम है जो मजमा लगा के, कैमरे लगा के, ये जो भी इस तरह से फ्रॉड करते हैं मजहब के नाम पर, वहाँ क्रिश्चियनिटी के नाम पर होता है, वहाँ हिंदुइज्म के नाम पर, और बदकिस्मती से यहाँ इस्लाम के नाम पर ये कर रहे हैं। तो हमने सबूतों के साथ ये चीज लोगों के साथ कभी यानी ये बैठ के वीडियो नहीं बनाई कि ये हर चीज की बैक पे कोई एविडेंस, कोई वीडियो रिकॉर्ड, कोई ना कोई ऐसी चीज, कोई डॉक्यूमेंट। करार भाई, हम तालिब इल्म है, आप हमसे सीनियर लोग हैं, आपको देखते हैं, सीखते हैं। हम ये देख रहे हैं पिछले कुछ अरसे से कि जो हमारे बड़े जर्नलिस्ट थे, नुमाया चेहरे थे पाकिस्तान के, वो ना एक सियासी पार्टी के ना स्पोकन पर्सन बन गए। इमरान रियाज भाई बन गए, PTI के अरशद शरीफ साहब, वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के, अल्लाह तरीके रहमत करे, अल्लाह उनको इंसाफ भी दिलाए। उसके साथ साथ आपको देखते हैं तो आप में नून लीग की खिंचाव नजर आता है, झलक नजर आती है। पूरा पाकिस्तान तरीके इंसाफ इस वक्त सारों को भूल गया है, वो कौन है, नून लीग है, उन्हें इकरार का चेहरा नजर आता है। क्या रंजिश है आपकी इमरान खान साहब से? मैं आपसे ये आप तो भाई नहीं, आप लफ्ज में सवाल नहीं करना चाह रहा था, लेकिन आपके तवस्सुत से जितने लोग मौजूद है, मैं सबको ये चैलेंज करता हूँ कि मेरी कोई ऐसी चीज दिखाइए या बताइए कि जिससे आपने जो कहा ना कि मैं नून लीग का झुकाव मेरी तरफ नजर आता है, मुझे कुछ बता दें जो मैंने कभी हिमायत में कहा हो। अभी मैं हिमायत में कहना जरूरी नहीं होता। अगर मेरा कोई, मैं आपको समझाता हूँ, मेरे एक बंदे से नहीं लगती, अगर आप उसको भी टारगेट कर रहे हैं, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये कानून है। हाँ नहीं ठीक है, लेकिन यहाँ दुश्मनी और दोस्ती का मामला नहीं है, नजरियात का मामला है। मेरा एक अंदाज है, और वो अंदाज ये है कि मैं समझता हूँ कि एक वक्त में एक इशू पर बात की जानी चाहिए, यानी एक महाज को थोड़ा सा क्लियर करना चाहिए।
एक जमाना था जब मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बहुत सारी गालियां सुनी हुई हैं, आपको अंदाजा नहीं है मेरे खिलाफ सिंध दुश्मन इकरार का ट्रेंड बना हुआ है वहां रहते हुए। सईद गानी साहब ने हमारे मुतालिक क्या क्या कुछ कहा हुआ है, सिंध गवर्नमेंट ने मुझ पर FIR करवाई हुई हैं, मैं जेल गया हूँ सिंध हुकूमत के मुकदमे की बिना पर। 6 साल में रोजाना सुबह 8 बजे अदालत जाता रहा हूँ उस मुकदमे की वजह से। तो मुझे मेरी तो कोई उनसे दोस्ती नहीं है, ना ही झुकाव है। इंसाफ और बहुत जितने प्रोग्राम्स मैंने सिंध हुकूमत की पुलिस के खिलाफ या हेल्थ के खिलाफ या उसकी मैं तो नून लीग का कह रहा मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। फिर एक पूरा जमाना है, मैं पाकिस्तान का वो वाहिद आदमी हूँ जिसने पहली बार ये कहा था कि जितने लोग गालियां देते हैं नून लीग वाले उनको मरीम नवाज साहबा फॉलो कर रही हैं। आज से 8 साल पहले, शायद 7 साल पहले की बात है, और मेरे खिलाफ बहुत सारे ट्रेंड बनाए हुए चौथी जमात और पता नहीं क्या क्या नून लीग ने, वो भी शायद आपके हाफजे में नहीं है और बहुत सारे लोगों के हाफजे में नहीं है। तो बहुत ज्यादा तनकीद मैंने नून लीग से भी बर्दाश्त की है, बहुत ज्यादा तनकीद बर्दाश्त की है। फिर जहर पाकिस्तान इकरार भाई पीका नहीं था ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो आपसे कर रहा हूँ, लेकिन एक खास फेज होता है। मैं तो अब भी कह रहा हूँ, मैं तो भाई मेरी पूरी कैंपेन है, जहां जा रहा हूँ नवाज शरीफ, जरदारी और इमरान खान तीनों का नाम लेके बात कर रहा हूँ। खान साहब वाला ये वाला फेज है ना जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो एक सवाल की बुनियाद पर शुरू हुआ, और वो सवाल ये था कि इमरान खान साहब को इसराइल की मजम्मत करनी चाहिए। जब वो जेल में बैठ कर वज़ीर आला को तब्दील कर रहे हैं, वज़ीर आला को निकाल रहे हैं, वज़ीर आला को ला रहे हैं, जेल में बैठ के ट्रंप को मुबारकबाद दे रहे हैं सदर बनने की, जेल में बैठ के हर मौजू पर ट्वीट करवा रहे हैं। तो भाई इसराइल ने ईरान पर हमला किया, इसराइल ने कतर पर हमला किया, इसराइल का जुल्म फलस्तीन में जारी था, उस पर इमरान खान साहब जैसे कद के एक लीडर को ट्वीट करनी चाहिए थी। मैंने सवाल किया। उसके बाद PTI ने वो गालम गलोच, मेरी बेगमात की तस्वीर, मेरी फैमिली के साथ जो गलाफत और गंदगी, वो सवाल मैं बारहा वो करता रहा बहुत अदब और एहतराम के साथ। उसके नतीजे में बहुत सारे ज़मीनी इख्तिलाफात निकले, वो सवाल आज भी मौजूद है। लेकिन अब चूंकि मैंने रिसेंटली कहा कि अमन हो गया है फ़लस्तीन और इसराइल में, तो ये मैं अल्लाह की बारगाह में ये मामला छोड़ता हूँ कि यार इतना बड़ा शख्स कि जिसकी बात कहने से फ़र्क पड़ सकता है, वो सिर्फ इस वजह से खामोश हो गया कि अमेरिका में उनकी पार्टी ट्रंप और अमेरिकी सेनेटर्स को लाखों मिलियन डॉलर्स देके वहां एक लॉबिंग कर रही है। और सब आप जानते हैं ना, सब की उम्मीद थी कि ट्रंप आएगा, फोन कॉल आएगी और इमरान खान साहब को बाहर निकाल लेंगे। इमरान रियाज साहब की वीडियोस भी हैं, बहुत सारे लोगों ने ये बात की। तो मुझे लगता है कि वो ये जो उम्मीद थी कि ट्रंप आएगा और हमें बाहर निकाल लेगा, उस उम्मीद की वजह से कि अगर हमने इसराइल के खिलाफ बात की तो ट्रंप और अमेरिकी सेनेटर्स नाराज होंगे और ये मामला गड़बड़ हो जाएगा, इस वजह से खान साहब को रोका गया या खान साहब ने ट्वीट नहीं की। मैं समझता हूँ कि ये उनके कद के खिलाफ बात थी। जिस तरह का शख्स हम उनको समझते हैं, दलेर बहादुर कहते हैं हम, उसने ये वाली जो मसलहत या बुजदिली थी ना, इसकी कोई जगह नहीं बनी। किनार भाई, ये भी आप पे अभी इल्जाम है कि आप 2 ट्वीट खिलाफ करते हैं, एक हमायत में कर देते हैं। अभी भी इस बात में आपने यही किया कि पूरा मलबा डाल के कहा दलेर बहादुर, कवर भी कर देते हैं। क्यों ये स्टाइल है आपकी? कवर नहीं कहते, आप ही ने कहा अभी कि हमने ये सोच लिया कि जर्नलिस्ट सिर्फ एक तरफ की बात करेगा, यानी या वो इमरान रियाज होगा या वो साबिर शाकिर होगा जिसको कोई बुराई नजर नहीं आएगी इमरान खान में, या वो गरीदा फारूकी होंगे या इस तरह के बाकी लोग की जिनको इमरान खान में कोई अच्छाई नजर नहीं आएगी। तो मैं ये कहता हूँ ये तो जर्नलिज्म नहीं है ना। जर्नलिज्म का मतलब ये है कि आप अगले आदमी को, जो भी सियासतदान है या आपका मुखालिफ है या नजरियाती तौर पर जिससे खिलाफ है, छोड़ क्यों नहीं देते इमरान खान को? नहीं ना करें उनके ऊपर बात। मैंने कुछ 10 दिन हो गए। नहीं क्यों, देखें भाई, जब आपको अल्लाह ने ये काम दिया है कि जिस चीज के बारे में आपकी कोई ओपिनियन है, उस ओपिनियन का इजहार करें। मेरा काम ही है ना, जो मेरी राय है उसका मैं इजहार करूं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने प्रोग्राम की तरफ, तो छोड़ देने की नहीं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इसराइल वाले इस मामले के बाद मैंने ट्वीट की। आपके पाकिस्तानी आपसे इस बात पे नाराज हो रहे हैं? मैं गुजारिश समझिएगा, जी हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं ना आपको? ये एक अक्सरियत नाराज हो रही है जो PTI को फॉलो करती है। ये एक बात है, नाराज हो रहे हैं। ये वही लोग हैं, ये उन्हीं माओं के बेटे हैं जिनकी माएं आपको एक वक्त में दुआएं देती थी, अल्लाह इकरार को कुछ ना हो। आमीन। ठीक है, तो छोड़ देना। मैं ये कहता हूँ, आप मुझे बताइए कि सिर्फ इस बुनियाद पर कि लोग मेरे खिलाफ बात कर रहे हैं, जिस बात को मैं ठीक समझता हूँ, अपने लोग खिलाफ बात करें, नहीं करते रहे, ठीक है, अपने घर वाले भी बात करें। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या इस बुनियाद पर मुझे जिस बात को मैं सच समझता हूँ, वो गलत हो सकती है, लेकिन जिसे मैं सच समझता हूँ वो कहने से मुझे रुक जाना चाहिए, सिर्फ इस बुनियाद पर कि मुझसे ये नाराज हो जाएगा या मुझे सोशल मीडिया पर गालियां देंगे। आप अगर ये कहते हैं तो मैं क्या देख लेता हूँ। आप कितनी फीसद श्योर हैं, आपके पास क्या सबूत हैं कि जो आप बयानिया आपने इस्तेमाल किया वो बिल्कुल ठीक है? मैंने इमरान खान साहब से मुतल्लिक जब भी ट्वीट की, उनकी अपनी वीडियोस लगा के की, उनकी वीडियोस लगा के, जिसमें वो कहते थे जनरल बाजवा जमहूरी हैं, जिनमें वो कहते थे कि यानी जब आप कहते हैं कि इकरारुल हसन टाउट है, तो मैं कहता हूँ भाई मैंने तो 20 साल में किसी जर्नैल के हक में या एस्टेब्लिशमेंट के हक में ना कोई बात की है ना लिखी है, निकाल के ले आए, मेरी गर्दन उतार दें। टाउट तो वो होगा ना जो एक सिटिंग जर्नैल को बैठ के कह रहा है कि वाह जमहूरी है ये जर्नैल, बड़ा सुलझा हुआ है, जनरल बाजवा में बहुत ठहराव है। आर्मी चीफ और ISI चीफ के खिलाफ बात करना तो गद्दारी है।
इसको टाउट कहेंगे ना, तो मैं तो फिर दिखाता हूँ चेहरा। ये तो शहबाज शरीफ साहब ने भी उस दिन कहा है कि मैं अपने ये जो मेरे हमारे चीफ मार्शल साहब हैं ये क्या? जमहूरी हैं, अच्छे हैं, बहादुर अच्छा, अगर कहा है तो हैं। मैं समझ रहा हूँ वो भी टाउट है। ये आपको क्या कहने की जरूरत है इसमें, मेरी नजर से नहीं गुजरा, लेकिन बहरहाल इसमें तो कोई शक नहीं। देखिए, उन्हें तो पूरा पाकिस्तान मान रहा है कि वो जर्नैलों की गोद में बैठ गए। इमरान खान साहब से मुतल्लिक कह रहे हैं कि वो इनकलाबी हैं। भाई एक पैरामीटर रखिए ना सबसे मुतल्लिक, कि अगर कोई एक बार जर्नैल की गोद में बैठा है या उससे ज्यादा बार बैठा है तो उसका मतलब है वो टाउट है, और उससे माइनस कर दीजिए पाकिस्तान की सियासत से हमेशा हमेशा के लिए। वरना ये बार बार लोग आएंगे, अपनी बारी पे जर्नैलों की गोद और कंधे का इस्तेमाल करेंगे, इख्तियार में आएंगे और अगली बार इनकलाबी बन जाएंगे। इनकलाबी तो नवाज शरीफ साहब भी बने थे जब वो कहते थे वोट को इज्जत दो। हाँ जी। तो फिर भाई ये तय कर ले कि जिसने एक बार एस्टेब्लिशमेंट का कंधा इस्तेमाल किया या एस्टेब्लिशमेंट की चापलूसी की या जर्नैलों की तारीफें की बैठ के, उसको कभी मौका नहीं मिलना चाहिए इख्तियार में आने का। इनको रिजेक्ट कर दिया कौम ने, अब ये जबरदस्ती मुसल्लत है इस वक्त मौजूदा हुक्मरान जो है पाकिस्तान के ऊपर। मैं समझता हूँ कि अब अल्टीमेटली ऐसे तमाम अनासर को रिजेक्ट करना पड़ेगा आपको जो एक बार भी एस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल करके इख्तियार की कुर्सी तक पहुंचे। तो आप किसको लेके आएंगे? ये जो स्टूडेंट्स की आप तहरीक चला रहे हो? मैं किसी को लेकर नहीं आऊंगा। देखें आदिल, सारी दुनिया में जिस तरह से जमहूरी जमातें चलती हैं हमें वो काम करना पड़ेगा। आप कह रहे हैं मैं एक अदारा स्टैब्लिश कर, मैं ये कह रहा हूँ दो कि अदारे से अदारा डील करेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि इदारे से मतलब ये है कि जब दुकान होती है ना, उसके ऊपर 30-40 साल तक कोई एक आदमी या कोई एक खानदान चलाता है उसको। यानी आपने दुकान खोली, तब आप या आपकी फैमिली का कोई आदमी दुकान का शटर उठाएगा, गिराएगा, गले पे बैठेगा और वही चलाएगा अपनी आप। सियासी जमातें दुकानें नहीं होती कि 30-40 साल उसके ऊपर एक ही शख्स मुसल्लत रहे या एक ही खानदान मुसल्लत रहे। सियासी जमात दुनिया भर में, अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आप जहां की मिसाल ले लें, मैं आपको उस पार्टी का नाम लेके आपको बताता हूं कि वो एक ऐसा इदारा होती है कि जिनके अंदर इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस के जरिए उनके लीडर्स मुंतखब होते हैं एक खास मुद्दत के लिए, और उसके बाद लीडर्स तब्दील हो जाते हैं। यानी वो एक इदारे की शक्ल में काम करती रहती है। यही वजह है कि एक आदमी जो है वो आसानी से दबाव का शिकार हो जाता है, अपने इख्तिदार के लिए आसानी से लालच में आ जाता है और एस्टेब्लिशमेंट से डील कर लेता है। जब एक ऐसा आदमी पार्टी का चेयरमैन होगा जिसको एक पूरी पार्टी ने इलेक्ट करके भेजा है और उस पार्टी के पास ये इख्तियार है कि वो उसको निकाल सकते हैं वोटिंग के जरिए उसके ओहदे से, तो वो आसानी से डील नहीं करेगा जर्नैल के साथ बैठ के। इसको पता है मैं सारों को जवाब दूं, यहाँ नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो या जरदारी साहब हो, उन्हें पता है कि हम जो डील कर लेंगे और बाहर जाके इन ज़हनी गुलामों को जो कहेंगे वो मान लेंगे। हम कहेंगे जनरल बाजवा जमहूरी है, मान लेंगे जनरल बाजवा जमहूरी है। हम कहेंगे जनरल बाजवा मीर जाफर और मीर सादिक है, हम वो कहेंगे मीर जाफर और मीर सादिक है। तो ज़हनी गुलामी से जब तक लोगों को आप नहीं निकालेंगे, जब तक एक इदारा नहीं बनाएंगे, ना कोई शख्स उसका मालिक हो, ना कोई खानदान उसका मालिक हो, लोग उसके मालिक हों, अपनी विल के जरिए लीडर्स को आगे लेकर आए। देखिए, ये सारे के सारे लोग आपको कहते हैं कि हमें मुल्क में फेयर इलेक्शंस चाहिए। नवाज शरीफ साहब भी, जरदारी साहब भी, इमरान खान साहब भी, लेकिन इन्होंने अपनी कभी पार्टी में फेयर इलेक्शंस नहीं करवाए। ये सारे के सारे लोग कहते हैं कि हमें मुल्क में जमहूरियत चाहिए, इनकी अपनी पार्टी में जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं है। ना इलेक्शंस है, ना इमरान खान और जरदारी साहब और नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर कोई फैसला हो सकता है। ये सारे के सारे लोग कहते हैं हमें मुल्क में आईन की बालादस्ती चाहिए। इन सब में से किसी एक ने कभी अपने पार्टी के आईन पर अमल नहीं किया जिसमें लिखा हुआ है कि फेयर इलेक्शंस करवाइए पार्टी के अंदर। तो ये तो मुनाफिकत, और मैं समझता हूं कि मुनाफिकत से भी आगे का कोई लफ्ज अगर कोई हो तो वो इनके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। भाई, पहले अपने पार्टी के आईन पर अमल करें, पहले अपनी पार्टी के अंदर जमहूरियत लेकर आए, पहले पार्टी में फेयर इलेक्शंस करवाएं, फिर ये चीजें मुल्क के अंदर मुतालबा करें। आप तो डिक्टेटर बन के 30-40 साल से मुसल्लत अपनी पार्टियों के ऊपर, और मुल्क में आपको जमहूरियत चाहिए, मुल्क में आपको फेयर इलेक्शंस चाहिए, मुल्क में आपको आईन की बालादस्ती चाहिए। तो इस मुनाफिकत से पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं होगा। मैं कहता हूँ नौजवान एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद हों, ना इकरारुल हसन उस प्लेटफॉर्म का सरबराह हो या चेयरमैन हो, ना आदिल उस प्लेटफॉर्म के चेयरमैन और सरबराह हो। उसमें लोग इलेक्शन के जरिए अपने लीडर को मुंतखब करें, लोग आए, अपना काम करें। और ये कोई नई बात नहीं है, ये सारी दुनिया में हो रहा है। आप इसको जब अपना लेंगे तो यहाँ भी चीजें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। आपने बड़ी खुशाइन बात की, सारी चीजें ट्रांसपेरेंट की कि ये पार्टीज को करना चाहिए। इकरार साहब, मैंने अभी जो आपके साथ इंटरव्यू किया, इसमें जो बातें आप कहते हैं, अगर इस वक्त कोई और जर्नलिस्ट कहे तो उसके साथ और मामलात हो जाते हैं। जैसे अभी आपने कहा शहबाज शरीफ ने भी गलत किया, वो भी जर्नल का टाउट होगा, ये आपने भी जी 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 ठीक है लफ्ज़ अगर ये कहा है उन्होंने, कहा है ना, वीडियो में साल लगा दूंगा। ठीक है, लगा दीजिए। वो अभी तो उधर किसी आपको जरूरत ही नहीं है सिटिंग जर्नलों की तारीफें करने की बैठ के। तो आपके साथ क्यों नहीं होता फिर? इससे मैं ये क्यों ना अखज़ करूं कि आप उन्हीं के लोग हैं? नहीं, मेरे साथ क्या अभी पता ही, अगर अभी चलेगा उसके बाद पता चलेगा कि हुआ इस तरह की। आप अभी आपकी मैंने जितनी पॉडकास्ट रात से मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने सुबह आपका इंटरव्यू करना था, बहुत सारे ऐसे अल्फाज इसलिए कि मैं कहूँ
तो सुबह शायद मेरा नहीं पता ऐसा भी नहीं, नहीं मैं मिलेगा। आप फर्ज करूं, देखिए एक उसूल की बुनियाद पर जब आप बात करेंगे ना, किसी एक शख्स को टारगेट किए बगैर, मिसाल के तौर पर ये उसूल मैंने कायम कर दिया कि जब भी आप सिटिंग जर्नैलों की तारीफें करेंगे या चापलूसी करेंगे तो आपको टाउट के जुम्मे में लाया जाएगा, ठीक है। तो स्पेसिफिकली ज़ाहिर है आपने पूछ लिया, और अगर ऐसा हुआ है तो वो उसूल चूंकि मैं मुतय्यन कर दिया है, वो ये करें, इमरान खान साहब करें, वो जरदारी कभी करें, या आने वाला कोई शख्स करे, तो वो एक ये उसूल है कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है, वो एक अलग इदारा है, वो अपना काम करता है, उसको बिल्कुल सराहा जाना चाहिए जब वो अच्छा काम करता है। यानी पाकिस्तान की भारत की जो जंग है उसमें दुश्मनों ने भी तस्लीम किया भाई, तो यकीनन आप उस इदारे के तौर पर और उस इदारे के सरबराह के, लेकिन जब आप एक इंडिविजुअल को कि जनरल बाजवा ये है, जनरल बाजवा ये है, जनरल बाजवा ऐसे हैं, जनरल बाजवा ऐसे हैं, तो फिर मुझे लगता है कि ये टाउटगिरी ही के जुमरे में आ जाता है। ये कोई भी करे, आज वाले हुक्मरान भी अगर नाम लेकर इस तरह से एक एक चीज और उनके खिलाफ तनकीद करने वालों को गद्दार कहना शुरू करें, तो मैं समझता हूँ कि ये भी टाउटगिरी के जुमरे में आएगा। तो मैंने एक उसूल की बुनियाद पर बात की है, अब ये सब चलेगा तो उसके बाद क्या होता है अल्लाह जानता है। नहीं होगा आपके साथ। क्यों आप इससे मतलब नहीं मैं होगा? बता मैं रहा वही हूँ, अर्ज कर रहा हूँ, मैं ही समझता हूँ कि मैं एक उसूल की बुनियाद, मुझे भी ये लगता है एज अ ह्यूमन, एज अ पाकिस्तानी, कि आप आर्मी के बंदे हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, क्योंकि मैं बताता हूँ, मैं आपको सुनता हुआ आया हूँ कि यार आप ये कह रहे हो, ये अगर हम अगर इसमें ये बात बोलेंगे तो सुबह में नहीं मिलेंगे। मुझे फिर लगता है कि बात कहने का एक सलीका और एक तरीका होता है। अगर आप गालियां देना शुरू कर देंगे उठ के, नहीं गालियां नहीं नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूं आपको, या अगर वो आप उस पार्टी की तरफदारी शुरू कर देंगे कि जिसने एक जर्नैल की बेटियों की तस्वीरें वायरल करके जो ना गलाजत में ढिली हुई है, तो मेरा ये ख्याल है कि फिर तो जाहिर है वो ये नहीं कह रहा कि मैं जस्टिफाइड है, लेकिन अल्टीमेटली गुस्से का सामना तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन जब आप उसूल मुतय्यन कर देंगे और आप किसी एक के बारे में बात नहीं करेंगे, यानी सिर्फ और सिर्फ आप ये कहें कि ये वाले टाउट हैं और माजी वाले को आप कहें कि नहीं वो बहुत अच्छे थे, तो फिर इसका मतलब आप भी नाइंसाफी और ज्यादती कर रहे हैं, और फिर जाहिर इसके नतीजे में आपके साथ भी नाइंसाफी और ज्यादती होने का इम्कान बढ़ जाता है। जब आप एक उसूल की बुनियाद पर अक्रॉस द बोर्ड एक उसूल मुतय्यन करके सबके बारे में बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद फिर इम्कान इस बात तक कम होता है कि आप तो बहुत ज्यादा गुस्सा या नाराजगी हो, इसलिए कि आप एक ऐसी बात कर रहे हैं कि जिसमें किसी स्पेसिफिक आदमी को फेवर नहीं कर रहे और किसी स्पेसिफिक आदमी के खिलाफ बात नहीं कर रहे। मैं ये कह रहा हूं कि भाई अगर इमरान खान, यानी मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि जनरल अयूब को डैडी कहने से लेकर नवाज शरीफ साहब का ये बयान कि हम जनरल जिया के मिशन को आगे बढ़ाएंगे, और इमरान खान साहब का जनरल बाजवा को जमहूरी और सुलझा हुआ कहना, ये एक ही तरह की गलाजतें हैं। तो मैं समझता हूं कि ये मैंने जब सबके मुताल्लिक बात कर दी, तो ये ज़ाहिर है किसी दुश्मन के या किसी दोस्त के हक में या मुखालफत में ये बात नहीं जा रही, एक उसूल है जो सबसे मुताल्लिक है, शायद ये वजह है। आखिरी सवाल, ये आपने एक पॉडकास्ट दी, जिशान नाम के जर्नलिस्ट हैं, उर्दू पॉइंट पे काम करते हैं, तो उसमें वो मुझे पॉडकास्ट नहीं लगी। पॉडकास्ट का मतलब है मैं एक सवाल किया, जैसे आपने खामोश रहना है मेरे एहतराम में, और फिर मैंने आपके जवाब के एहतराम में खामोश रहना है। ये अब आपने सख्त तरीन सवाल किए हैं, यानी आपने सवाल क्या किए, आपने अपनी राय दे दी है कि आपको लगता है कि मैं फौज का आदमी हूं। हाँ। ठीक है, मैंने फिर भी मुझे लगता है कि लेकिन मैंने इसके ऊपर मजाक कर दी इसकी, बिल्कुल ठीक है, आपने मुझे क्लियर करना है, मैं उधर से भी क्लियर हो जाऊंगा, बिल्कुल ठीक है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ। तो लेकिन उसमें ना मुझे वो पॉडकास्ट नहीं लगी, वो एक लड़ाई लगी, प्लान था आपस में। नहीं मैंने उनसे बाद में कहा भी, प्रोग्राम में भी कहा, मैंने बाद में उनको मैसेज भी किया और मैंने उनको सराहा कि आपकी रिसर्च अच्छी थी, लेकिन उसको करने और कहने का अंदाज एक बहस और लड़ाई में चला गया था, और शायद उनके ज़हन में था कि उन्होंने एक स्पेसिफिक जो जत्था है उससे लाइक्स और व्यूज वो लेने, ज़ाहिर हम सब की ख्वाहिश तो होती है अल्टीमेटली कुछ ऐसा, तो मुझे लगता है वो स्पेसिफिकली तयशुदा ज़हन था उनका कि उनको पीटीआई के दोस्तों को थोड़ा खुश करना है, जिसमें वो कामयाब भी रहे बहुत हद तक। मुझे लगता है कि सख्त से सख्त सवाल कीजिए आप, और हम यहाँ बैठे हैं आपसे बात करेंगे, लेकिन ये ना कि मौका दीजिए ना। मैं आप यानी आप मुझे कहें कि जनाब आप फौज के आदमी हैं, मैं कहूँ देखिए मैं आपके नहीं है, आप फौज के आदमी, मैं कहूँ आपके नहीं मैं कह रहा हूँ आप फौज के आदमी है, तो जाहिर है उसमें मैं सच्ची बात है मैंने चूंकि इस तर्ज का ना जर्नलिज्म कभी खुद किया ना कभी फेस किया ना, तो मैं सच्ची बात है मुझे अजीब हो गया था, मैं कि यार ना यहाँ पे जो क्या करूँ, तो शायद वो मेरी बॉडी लैंग्वेज उससे भी लग रहा था कि मैं बिल्कुल हवन्नक था कि यार ये अब इसका मैं क्या जवाब दूँ। अच्छा आप जवाब दे भी रहे हैं तो एंड पे कह रहे हैं नहीं गलत कह रहे हैं, हम अगला सवाल, आप फैसला भी सुना रहे हैं, आप जज भी हैं, तो मेरे ख्याल वो मेरा भाई है, मैंने उसको कहा कि आप में बहुत सलाहियत है, उसको और अच्छा करें। इकरार की जो लाइफ है उसमें बहुत सारे सेक्टर्स हैं, हम आपको पीछे से ब्लैकमेलर भी कह के लेके आए हैं। जी ऐसा ठीक है, सारा कुछ कह के लेके ब्लैकमेलर का मसला ये है, अभी हमने खैर इसमें तफसील से बात की, लेकिन याद रखिए कि जब आप एक जाली ऑयल बनाने वाले को पकड़ेंगे, जब आप एक रिश्वत देने वाले को पकड़ेंगे, जब एक फूड में खाने की चीजों में मिलावट करने वाले को पकड़ेंगे, पकड़ के आपने उसको ऑनर किया, उसके पास सिर्फ एक बात है अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को, अपने मोहल्ले वालों को, यार ब्लैकमेलर है और मेरे को पैसे मांग रहा है, मैं नहीं देते तो मेरे खिलाफ प्रोग्राम करता है।
इसके अलावा उसके पास कोई और बात है ही नहीं, क्योंकि हमने उसका सबूत दिखा दिए हैं, हमने उसकी वीडियो चला दी है, सारा कुछ हो गया है। तो वो जो गलत और बुरे लोगों का एक पूरा नेटवर्क था ना पाकिस्तान के अंदर, यानी आपने एक पुलिस वाले को पकड़ा जो रिश्वत ले रहा है, अब वो जैसे 20 लाख और पुलिस वाले हैं जो रिश्वत लेते हैं, तो जब उन्होंने आपको देखा तो उतनी ही नफरत करेंगे जितना वो पुलिस वाला आपसे करेगा। ये काम तो हम भी करते हैं। तो वो जितने लोग थे उनके पास सिवाय इसके कोई और आर्गुमेंट ही नहीं था कि यार ब्लैकमेलिंग यार करता है यार, इसलिए हमने वो नहीं किया। तो मुझे शायद उस वजह से वो एक तासुर लोगों का रहा। मैंने आपको उस पर हलफ दे के जो बात की, और मैं आपसे अर्ज करता हूँ, मेरी 3 साल पहले मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने डॉक्यूमेंट्स दिखाए अपने कि उस जमाने में 1,44,00,000 पर एनम मैं टैक्स दे रहा हूँ। और टैक्स देने का मतलब ये है कि आप उस इनकम पर टैक्स दे रहे हैं जो डिक्लेयर्ड है, जो लीगल है, और जिसको आप अल्टीमेटली शो कर रहे हैं कि भाई यही आमदन का जरिया है। तो इसमें मुझे कोई क्या ही, यानी अब आप 1.5 करोड़ टैक्स दे रहे हैं तो आप अंदाजन इनकम का अंदाजा लगा लीजिए उससे। तो इसमें कौन क्या कितना किस चीज पे मुझे एक एसएचओ लेवल का आदमी कितने पैसे दे देगा मुझे, या ये पता क्या होता है, ये जो ब्लैकमेलिंग का तरीका कार होता है इकरार साहब, वो नीचे वाले को मारना होता है, ऊपर वाले को डराना होता है। अच्छा तरीका है, आपने बताया मुझे, तो ये वो ऊपर वाले को डराना होता है, यानी मारे नु दब दब ले होते हैं, लेकिन आयु फिर नहीं अल्लाह ने लीगल तरीके से बैग आ रहा है, हलाल तरीके से बहुत नवाजा परवरदिगार। क्या यानी ये आपने जब अपने बेटे की कसम उठाई है ना, तो ये मेरे पास मैं तो क्लियर हो गया कि मैं एक वालिद हूँ, मुझे पता है कि औलाद की कसम उठाना क्या है। यानी आप ये सोचिए कि मैं खुदावंद अकबर व अक़दस की कसम शुफ वाले मामले में भी दबाव या किसी और चीज़ का शिकार इसलिए नहीं हुआ कि मैं सोचता था कि यार जिनके बच्चे मरे हैं, मैं दयानतदारी से समझता हूँ कि वो शुफ की गफलत और उसकी वजह से मैं कहीं पे कंप्रोमाइज़ करता हूँ, तो यार मेरी अपनी एक ही औलाद है, और अल्लाह ना करे इसके बाद तो खत्म हो गया ना। आपने फिर किधर पैसे लेके जाने हैं, किधर शोहरत लेके जानी है, आपने किधर लेके जाना है अपना जाओ जलाल या अपनी ये जो सहाफ़त और जर्नलिज्म है। तो मैं समझता हूँ कि उससे आगे कोई चीज़ नहीं है। परवरदिगार जानता है, उसको गवाह बना के मैं 2 बातें आपसे अर्ज़ करता हूँ। एक है कि मैंने कभी ज़िंदगी में सहाफ़ती बददयानती का मुज़ाहरा नहीं किया, ना अपने प्रोग्राम में कि किसी के ख़िलाफ़ खाम-खा कोई चीज़ की हो जिसका वो हक़दार नहीं है, ना कभी मैंने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट इस बुनियाद पर किया कि मुझे इससे लाइक्स मिलेंगे, या ये किसी को खुश करेगा, या ये किसी को नाराज़ करेगा या तंग करेगा। जो मैं सोचता हूँ वो मैं बयान करता हूँ। इसीलिए आपको लगता है कि कभी मैं हक बात कर रहा हूँ, किसी के हक में बात कर रहा हूँ, किसी की मुखालफत में, इसलिए कि मुझे एक वक्त में ये लग रहा है कि इसराइल की मजम्मत करनी चाहिए इमरान खान को, तो मैंने उस पर ट्वीट की है। अगले दिन कोई और मौजू है जिस पर मैंने कहा कि भाई शौकत खानम जैसा शानदार काम किया इमरान खान ने, तो लोग कहते हैं यार एक तरफ तारीफ। भाई दोनों बातों पर मैं ईमान रखता हूँ कि मजम्मत करनी चाहिए थी। शौकत खानम अच्छा इदारा है, यानी ना मैं किसी को शैतान समझता हूँ कि उसके अंदर कोई अच्छाई नहीं हो सकती, ना मैं किसी को फरिश्ता मानता हूँ कि उसके अंदर कोई बुराई नहीं हो सकती। इस बुनियाद पर मैं लोगों की अच्छाइयाँ भी बयान करता हूँ और लोगों की बुराइयाँ भी बयान करता हूँ। और दूसरी बात की बच्चे के हवाले से कि मैं उसको अगेन अपनी आंखों के सामने रखकर अल्लाह को गवाह बनाकर ये बात आपको बताता हूँ कि अभी जो मैं इनिशिएटिव लेके चल रहा हूँ उसमें मेरा कोई ज़ाती मफाद, किसी की लॉन्चिंग, किसी की कोई खुशी, सिवाय इसके कि मैं समझता हूँ कि यही हल है कि नौजवान आगे आएँ, नौजवान अपने अंदर इलेक्शन के जरिए अपने लीडर्स को मुंतखब करें। यही वो तरीका है कि जिसके जरिए एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास का नौजवान पार्टी चेयरमैन भी बन सकता है, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म भी बन सकता है। और जब ये आम आदमी जिसने बसों और वैगनों के धक्के खाए होंगे, जिसने लोड शेडिंग बर्दाश्त की होगी, जिसने महंगाई देखी होगी, जिसने गुर्बत और लाकानूनियत देखी होगी, वो जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठेगा, उस दिन से इनकलाब का और तब्दीली का आगाज़ होगा इंशाल्लाह। इकरार भाई, हमारा आखिरी सेगमेंट, आपका टाइम मैंने ज्यादा ले लिया जो मैंने आपसे मांगा हुआ था, माफी भी चाहता हूँ। 11 मिनट ज्यादा हो गए। बिस्मिल्लाह। 2-3 नाम आपके सामने लूंगा, उनके ऊपर ना आपने 1 मिनट बोलना है। अच्छा। उनका काम कैसा लगता है, उनका आपके साथ मुलाकात हुई है, वो इंसान कैसे है, यानी उसके बारे में 1 मिनट कम से कम बताएं। पहला नाम मेरा पहला नाम है मेरे पास, नुमान सुलैरी। यार नुमान इतना प्यारा नौजवान है ना, बहुत मेहनती, बहुत पॉजिटिव और सबसे बढ़कर बाअदब। मैं हमेशा समझता हूँ कि जो एहतराम, अदब और आपके वो जो हिफ्ज़ मरातब जिसको कहते हैं ना, उसका ख्याल वो बहुत रखता है। अल्लाह ताला उसको बहुत इज़्ज़त दी है परवरदिगार ने, और बहुत इज़्ज़त और कामयाबी देगा इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। उसके साथ पिछले दिनों में एक हादसा हुआ, आप बोले भी उसके ऊपर, कोई नसीहत उसके लिए? बिल्कुल नसीहत ये हमेशा मैं कहता हूँ, सच बोलें, डट के बोलें, किसी नतीजे की परवाह किए बगैर। पूरा पाकिस्तान भी आपके खिलाफ खड़ा है, जिस तरह आज लगता है ऐसा कि पूरी कैंपेन चल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस बात को आप सच समझते हैं उसको कहते रहे, ये सोचकर कि आपकी तो कोई औकात ही नहीं है, हम जिनके जूतों की खाक के जर्रात के बराबर भी नहीं है, उनको क्या क्या सामना करना पड़ा जब वो कोई नई बात कर रहे थे। आप मजहबी शख्सियात को छोड़ दीजिए, गैर मजहबी शख्सियात, फुकरात को जहर का प्याला पीना पड़ा, कितना गैर मकबूल होगा अपने वक्त में। अनल हक कहने पर मंसूर अल्लाह की खाल खींची गई, दार पर ले जाया गया। तो आप और मैं
कोई कोई हैसियत ही नहीं रखते उनके सामने। तो ये सोच कर घबरा जाए कि यार हमारे पर तनकीद हो रही है, उन लोगों की जिंदगियां देखें, उनके खिलाफ क्या क्या कुछ हुआ, तो हौसला मिलता है और हिम्मत मिलती है उससे। आसिफ जट। हाँ, आसिफ जट साहब मुझे वन ऑफ द वेरी फ्यू पर्सन्स कि जिससे इख्तलाफ से हमारे राब्ते का आगाज हुआ। यानी शुफ के मामले पर उनको ये लगता था कि कुछ लोग ठीक हुए हैं और उन्होंने एक तरह से हमारे खिलाफ एक वीडियो बनाई। खिलाफ से मुराद हमारे एक नहीं 101 बनाई, एक नैरेटिव के खिलाफ एक वीडियो बनाई, लेकिन उसके बावजूद हमारे एहतराम में, हमारे आपस के प्यार में और कोई ऐसा लफ्ज अदा नहीं हुआ दोनों जानिब से कि जिसमें, तो मैं समझता हूँ कि आज मैं हमेशा के लिए उनका मुतक़िद हूँ। मुझे मैं हमेशा भाइयों की तरह वो अजीज़ हैं। ये क्वालिटी आपकी तरबियत बताती है कि आपको अगर इख्तलाफ भी है तो कोई बात नहीं, आपने अपनी दलील से बात की है और अगले की दलील से बात सुनी है और उसको समझा है। इत्तफाक नहीं भी हुआ तो कम से कम फिर आपने उस इख्तलाफ को तूल नहीं दिया। यानी आपको अभी वैसे उनके साथ रवाबित कैसे हैं? नहीं, मुझे भाइयों की तरह कभी अजीज हैं। मैसेज हो जाए या कॉल हो जाए फिर कैसे बात होती है? बहुत प्यार के साथ, बहुत जिस तरह मतलब ऐसा लगता है जैसे उनको मुझे तो ऐसा फील आती है बड़ी, एक तो उनसे बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं ज़ाहिर है, तो मुझे लगता है बहुत पुराने कोई यार दोस्त हैं और बड़ा जिससे हमारा गहरा और करीबी ताल्लुक है। लास्ट टाइम फरा इकरार के मतलब कोई 1 मिनट बाकी के साथ नाइंसाफी किया तो सबसे मतलब फरा के बारे में यस, बहुत सब्र, बहुत धीमापन, बहुत लॉयल, बहुत वफा शियार, बहुत खिदमत गुजार, मतलब आप जो लफ्ज एक आइडियल तरीन बीवी के लिए जो सोच सकते हैं ना वो उसके अंदर मौजूद है माशाल्लाह। सबसे अच्छी बात क्या लगती है और कोई बात बुरी भी होती है कि इंसान में, वो क्या है? अच्छी बातें तो मैंने सारी आपसे अर्ज कर दी कि बहुत सबसे अच्छी जो क्वालिटी लगती है, यानी मुझे आप दलेर हैं इसलिए पसंद है। एक खूबी है ना इकरार में, और भी बहुत सही चीजें हैं, खूबसूरत हैं, आप गाते भी अच्छे हैं, आवाज भी अच्छा है, सारा कुछ बड़ी है। नवाजिश, मैं तो ब्लश करना शुरू कर दूंगा। सबसे अच्छी खूबी मुझे लगता है कि बहुत तहम्मुल वाली और सब्र वाली है। सब्र पसंद है। हाँ, एक तो ये, और दूसरा आपने क्या पूछा? बुरा बुरा नहीं समझते हैं कि उनमें से ये खत्म हो जाए तो बुरा ज्यादा नहीं, बस मैं कभी कभी कहता हूँ कि वो बहुत ज्यादा यानी सेक्रीफाइस ज्यादा करती है जरूरत से, अपनी खुशी को, अपनी चीजों को दूसरे की खुशी पर कुर्बान करना, वो वाला मामला। तो मैं समझता हूँ कि कभी कभी इंसान को थोड़ा सा अपने बारे में भी सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया इकरार भाई, आदिल, अल्लाह आपको बहुत अच्छा सारी इज्जतों से नवाजे, आमीन। इसी तरह आप कायम दायम रहे, आमीन। आपका विजन रहे। आमीन।